नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम आज के इतिहास में। आज हम बात करेंगे 25 मई यानी आज के दिन के इतिहास के बारे में। तो इसी के साथ शुरू करते हैं कि आज यानी 25 मई को देश और दुनिया में क्या कुछ हुआ, कौन सी बड़ी घटनाएं घटी थी जिसने इतिहास के पन्नों पर अपना इतिहास प्रभाव छोड़ा। तो चलिए चलते हैं आज के इतिहास के सफर पर, जहां सबसे पहले हम बात करेंगे भारतीय क्रांतिकारी रास बिहारी बोस के बारे में, जिनका आज ही के दिन जन्म हुआ था। रास बिहारी बोस एक भारतीय क्रांतिकारी थे जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध गदर एवं आजाद हिंद फौज के संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने न सिर्फ देश के अंदर बल्कि दूसरे देशों में भी रहकर अंग्रेज सरकार के विरुद्ध क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन किया और ताउम्र भारत को स्वतंत्रता दिलाने का प्रयास करते रहे। रास बिहारी बोस का जन्म 25 मई 1886 को बंगाल के बर्धमान जिले के सुबलादय नामक गांव में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा चंदन नगर में हुई, जहां उनके पिता विनोद बिहारी बोस कार्यरत थे। जब बालक रास बिहारी मात्र 3 साल के थे तब उनकी मां का देहांत हो गया, जिसके बाद उनका पालन पोषण उनकी मामी ने किया। आगे की शिक्षा उन्होंने चंदन नगर के ड्यूप्लेक्स कॉलेज से ग्रहण की। चंदन नगर उन दिनों फ्रांसीसी कब्जे में था। अपने शिक्षक चारू चांद से उन्हें क्रांति की प्रेरणा मिली। उन्होंने बाद में चिकित्सा शास्त्र और इंजीनियरिंग की पढ़ाई फ्रांस और जर्मनी से की। रास बिहारी बाल्यकाल से ही देश की आजादी के बारे में सोचते थे और क्रांतिकारी गतिविधियों में गहरी दिलचस्पी लेते थे। रास बिहारी ने देहरादून के वन अनुसंधान संस्थान में कुछ समय तक हेड क्लर्क के रूप में कार्य किया था। सन 1905 के बंगाल विभाजन के समय रास बिहारी बोस क्रांतिकारी गतिविधियों से पहली बार जुड़े। इस दौरान उन्होंने अरविंदो घोष और जतिन बनर्जी के साथ मिलकर बंगाल विभाजन के पीछे अंग्रेजी हुकूमत की मंशा को उजागर करने का प्रयत्न किया। धीरे धीरे उनका परिचय बंगाल के प्रमुख क्रांतिकारियों जैसे जतिन मुखर्जी की अगुवाई वाले युगांतर क्रांतिकारी संगठन के अमरेंद्र चटर्जी और अरविंदो घोष के राजनीतिक शिष्य रहे जतींद्रनाथ बनर्जी उर्फ निरालंब स्वामी से हुआ। निरालंब स्वामी के संपर्क में आने पर उनका परिचय संयुक्त प्रांत और पंजाब के प्रमुख आर्य समाजी क्रांतिकारियों से हुआ। दिसंबर 1911 में दिल्ली दरबार के बाद जब भारत के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग की सवारी दिल्ली के चांदनी चौक में निकाली जा रही थी, तब हार्डिंग पर बम फेंका गया, परंतु वो बाल बाल बच गए। युगांतर दल के सदस्य बसंत कुमार विश्वास ने हार्डिंग की बग्गी पर बम फेंका था, लेकिन निशाना चूक गया। बम फेंकने की इस योजना में रास बिहारी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। बसंत तो पकड़े गए, पर बोस ब्रिटिश पुलिस से बचने के लिए रातों रात रेलगाड़ी से देहरादून चले गए और अगले दिन कार्यालय में इस तरह काम करने लगे मानो कुछ हुआ ही ना हो। अंग्रेजी प्रशासन को उन पर कोई शक ना हो, इसलिए उन्होंने देहरादून के नागरिकों की एक सभा बुलाई और वायसराय हार्डिंग पर हुए हमले की निंदा भी की। सन 1913 में बंगाल बाढ़ राहत कार्य के दौरान उनकी मुलाकात जतिन मुखर्जी से हुई, जिन्होंने उनमें नया जोश भर दिया, जिसके बाद रास बिहारी बोस दोगुने उत्साह के साथ फिर से क्रांतिकारी गतिविधियों के संचालन में जुट गए। उन्होंने भारत को आजादी दिलाने के लिए प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गदर की योजना बनाई और फरवरी 1915 में अनेक भरोसेमंद क्रांतिकारियों की सेना में घुसपैठ कराने की कोशिश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके क्रांतिकारी कार्यों का एक प्रमुख केंद्र वाराणसी रहा, जहां से उन्होंने गुप्त रूप से क्रांतिकारी आंदोलनों का संचालन किया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान युगांतर के कई नेताओं ने सशस्त्र क्रांति की योजना बनाई, जिसमें रास बिहारी बोस की प्रमुख भूमिका थी। इन क्रांतिकारियों ने सोचा था कि प्रथम विश्व युद्ध के कारण अधिकतर सैनिक देश से बाहर हुए थे, अतः शेष बचे सैनिकों को आसानी से हराया जा सकता था। लेकिन दुर्भाग्य से उनका यह प्रयास भी असफल रहा और कई क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। ऐसा माना जाता है कि सन 1857 को सशस्त्र क्रांति के बाद ब्रिटिश शासन को समाप्त करने का ये पहला व्यापक और विशाल क्रांतिकारी प्रयत्न था। इसके बाद ब्रिटिश पुलिस रास बिहारी बोस के पीछे लग गई, जिसके कारण वो भागकर जून 1915 में राजा
रवींद्रनाथ टैगोर के छद्मनाम से जापान पहुंचे और वहां रहकर भारत की आजादी के लिए काम करने लगे। जापान में उन्होंने अपनी जापानी क्रांतिकारी मित्रों के साथ मिलकर देश की स्वतंत्रता के लिए निरंतर प्रयास किया। जापान में उन्होंने अंग्रेजी अध्यापन, लेखन और पत्रकारिता का कार्य किया। वहां पर उन्होंने न्यू एशिया नाम से एक समाचार पत्र भी निकाला। उन्होंने जापानी भाषा भी सीख ली और इस भाषा में कुल 16 पुस्तकें लिखी। उन्होंने हिंदू धर्म ग्रंथ रामायण का भी अनुवाद जापानी भाषा में किया। सन 1916 में रासबिहारी बोस ने प्रसिद्ध पैन एशियाई समर्थक सोमा आइजो और सोमा कोत्सुको की पुत्री से विवाह कर लिया और सन 1923 में जापानी नागरिकता ग्रहण कर ली। रासबिहारी बोस ने जापानी अधिकारियों को भारतीय स्वाधीनता आंदोलन पर राष्ट्रवादियों के पक्ष में खड़ा करने और भारत की आजादी की लड़ाई में उनका सक्रिय समर्थन दिलाने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने मार्च 1942 में टोक्यो में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की और भारत की स्वाधीनता के लिए एक सेना बनाने का प्रस्ताव भी पेश किया। भारत को अंग्रेजी हुकूमत से मुक्ति दिलाने का सपना लिए भारत माता का यह वीर सपूत 21 जनवरी 1945 को परलोक सिधार गया। जापानी सरकार ने उन्हें ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन के सम्मान से अलंकृत किया था। तो अभी आपने जाना रासबिहारी बोस के बारे में, जिन्होंने अरविंदो घोष और जतिन बनर्जी के साथ मिलकर बंगाल विभाजन के पीछे अंग्रेजी हुकूमत की मंशा को उजागर करने का प्रयास किया। तो आज के इतिहास में आगे बढ़ देंगे और बात करेंगे प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता और राजनीतिज्ञ सुनील दत्त के बारे में, जो आज ही के दिन इस दिन से विदा होकर चले गए। तो चलिए जानते हैं सुनील दत्त के बारे में कुछ खास बातें। सुनील दत्त एक प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता और राजनीतिक थे। इनका जन्म 6 जून 1929 को अविभाजित पंजाब के झेलम जिले में हुआ था। उनकी शिक्षा मुंबई के जय हिंद कॉलेज में हुई। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत रेडियो सिलोन में एक उद्घोषक के रूप में की। रेडियो सिलोन साउथ एशिया का सबसे पुराना रेडियो स्टेशन है। एक उद्घोषक के रूप में दत्त साहब बहुत लोकप्रिय हुए। अभिनय में इनकी काफी रुचि थी। इस क्षेत्र में इन्होंने शीघ्र ही अपनी पहचान बना ली। उनकी पहली फिल्म रेलवे स्टेशन थी, जो 1955 में बनी थी। सन 1957 में बनी फिल्म मदर इंडिया बहुत बड़ी हिट फिल्म थी। इस फिल्म ने उन्हें बॉलीवुड का स्टार बना दिया। उन्होंने 50 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया और कई फिल्मों का निर्माण और निर्देशन भी किया। सन 2003 में बनी फिल्म मुन्ना भाई MBBS उनकी बतौर अभिनेता अंतिम फिल्म थी। इस फिल्म में उन्होंने अपने ही पुत्र संजय दत्त के पिता की भूमिका निभाई थी। पद्मश्री सहित कई सम्मानों से नवाजा भी गया उन्हें और 2005 में उनको हिंदी सिनेमा का सबसे बड़ा पुरस्कार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सुनील दत्त एक कुशल सामाजिक कार्यकर्ता भी थे। महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें 1975 में जस्टिस ऑफ पीस और 1981 में शरीफ बनाया। 1962 में चीन से युद्ध के दौरान उन्होंने 1 लाख का चंदा राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में दिया। सैनिकों के मनोरंजन के लिए जनता आर्ट दल का गठन किया। युद्ध के दौरान सैनिकों का न सिर्फ मनोबल बढ़ाया बल्कि उनकी मदद भी की। नितिन नारायण राव को इंग्लिश चैनल पार करने के लिए स्पॉन्सर किया। उनकी शादी नरगिस के साथ हुई, जिनकी मौत कैंसर के कारण हो गई। दत्त साहब ने कैंसर हॉस्पिटल नरगिस स्मारक फाउंडेशन की स्थापना की। सुनील दत्त ने 1963 में प्रदर्शित फिल्म या रास्ते हैं प्यार के जरिए फिल्म निर्माण के क्षेत्र में भी कदम रख दिया। यह फिल्म टिकट खिड़की पर ज्यादा सफल नहीं रही। इस फिल्म के बाद सुनील दत्त ने फिल्म मुझे जीने दो का निर्माण किया। यह फिल्म डाकुओं के जीवन पर आधारित थी। यह फिल्म सुपरहिट साबित हुई। इसके बाद उन्होंने अपने भाई सोमदत्त को बतौर मुख्य अभिनेता फिल्म मन की मीत में लॉन्च किया। सोमदत्त का फिल्मी सफर बहुत सफल नहीं रहा। सुनील दत्त ने 1971 में अपनी महत्वाकांक्षी फिल्म रेशमा और शेरा का निर्माण और निर्देशन किया। इस फिल्म में उन्होंने भूमिका भी निभाई। यह एक पीरियड और बड़े बजट की फिल्म थी जिसे दर्शकों ने नकार दिया। निर्माता और निर्देशक बनने के बाद भी सुनील दत्त अभिनय से कभी ज्यादा समय के लिए दूर नहीं रहे।
सुनील दत्त ने फिल्मों में कई भूमिकाएं निभाने के बाद समाज सेवा के लिए राजनीति में प्रवेश किया और कांग्रेस के सहयोग से लोकसभा के सदस्य बने। साल 1968 में वह पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किए गए। सुनील दत्त को 1982 में मुंबई का शेरिफ नियुक्त किया गया। हिंदी फिल्मों के अलावा सुनील दत्त ने कई पंजाबी फिल्मों में भी अपने अभिनय का जलवा दिखाया। इनमें मन जीते जग जीते 1973, दुख भंजन तेरा नाम 1974 और सत श्री अकाल 1977 जैसी सुपरहिट फिल्में शामिल हैं। सुनील दत्त और नरगिस दोनों पति पत्नी ने मिलकर अजंता आर्ट्स कल्चरल ग्रुप नाम से एक सांस्कृतिक संस्था का निर्माण बहुत पहले ही कर लिया था। इस संस्था के माध्यम से वे फिल्म निर्माण से लेकर राष्ट्र व लोक कल्याण के कार्य निरंतर करते रहे। 1981 में यकृत कैंसर से हुई उनकी पत्नी नरगिस दत्त की मृत्यु के बाद सुनील दत्त ने नरगिस दत्त मेमोरियल कैंसर फाउंडेशन की स्थापना की। इतना ही नहीं, प्रतिवर्ष उनकी स्मृति में नरगिस अवार्ड भी देना प्रारंभ किया। अब ये दोनों कार्य उनकी बेटियां व बेटा मिलकर देखते हैं। तो अभी आपने जाना सुनील दत्त के बारे में, जो एक प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता और राजनीतिज्ञ थे। आगे हम बात करेंगे लक्ष्मीकांत शांताराम कुदलकर के बारे में, जो हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध संगीतकार थे। इनका आज ही के दिन निधन हुआ था। तो आइए जानते हैं संगीतकार लक्ष्मीकांत के बारे में कुछ खास बातें। लक्ष्मीकांत शांताराम कुदलकर का जन्म 3 नवंबर 1937 में मुंबई में हुआ था। लक्ष्मीकांत हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध संगीतकार हैं, जिनकी जोड़ी संगीतकार प्यारेलाल के साथ लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के नाम से मशहूर है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का सबसे हिट गाना हुआ था बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई। ये गाना प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर मनोज कुमार की 1974 में आई फिल्म रोटी कपड़ा और मकान का है। इस गाने के पीछे बड़ी मजेदार कहानी है। मनोज कुमार के कहने पर गीतकार वर्मा मलिक ने महंगाई पर एक गाना लिखा। उसे पहले तो पढ़कर सब हंसे, गाने के बोल पर भी और इस पर भी कि क्या यह फिल्माने लायक गाना है। वर्मा मलिक ने मनोज कुमार को मना लिया कि ये गाना जरूर हिट होगा। आखिरकार गाने की रिकॉर्डिंग शुरू की गई। लता मंगेशकर ने जैसे ही ये गाना पढ़ा, वो भी अपनी हंसी रोक नहीं पाई। संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को भी इसमें कुछ दम नहीं दिखा। जैसे तैसे गाना रिकॉर्ड हुआ। फिल्मांकन के समय भी मौसमी चटर्जी और प्रेमनाथ का भी हंस हंस कर बुरा हाल हो गया। यूनिट के जूनियर आर्टिस्ट से लेकर स्पॉट बॉय तक हर छोटा आदमी गुनगुनाते हुए मिला। बाकी जो बचा था महंगाई मार गई। और फिल्म रिलीज होने से पहले ही ये गाना सुपर हिट हो गया। ये गाना महंगाई और अराजकता से परेशान जन जनार्दन की आवाज बन गया। अब बात करते हैं लक्ष्मीकांत के जीवन के बारे में। आपको बता दें कि जब वो 9 साल के थे तभी उनके पिता का निधन हो गया, जिसके कारण उन्हें बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़ देनी पड़ी। बचपन के दिनों से ही लक्ष्मीकांत का रुझान संगीत की ओर था और वह संगीतकार बनना चाहते थे। लक्ष्मीकांत ने संगीत की प्रारंभिक शिक्षा उस्ताद हुसैन अली से हासिल की। इस बीच घर की जरूरतों को पूरा करने के लिए लक्ष्मीकांत ने संगीत समारोह में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। आगे चलकर वाद्य यंत्र मैंडोलियन बजाने की शिक्षा बाल मुकुंद इंदौरकर से ली। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी के रूप में फिल्म जगत में अपने संगीत का लोहा मनवा कर ही माने। अपने करियर की शुरुआत में कल्याण जी आनंद के सहायक के रूप में उन्होंने मदारी, सट्टा बाजार, छलिया और दिल तेरा हम भी तेरे जैसी कई फिल्मों में काम किया। दोनों से साथ में 635 हिंदी फिल्मों में संगीत दिया। उन्होंने 1963 से लेकर 1998 तक राज कपूर, देव आनंद, बी.आर. चोपड़ा, शक्ति सामंता, मनमोहन देसाई, यश चोपड़ा, सुभाष घई और मनोज कुमार जैसी नामी फिल्ममेकर के साथ काम किया। इस जोड़ी पर संगीत का ऐसा जुनून था कि मशहूर निर्माता निर्देशक बाबू भाई मिस्त्री के क्लासिकल फिल्म पारस मणि ने इनकी तकदीर बदलकर रख दी। फिर पीछे मुड़कर देखने का मौका ही नहीं मिला। लक्ष्मीकांत 25 मई 1998 में इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए।
आज के इतिहास के इस सफर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे इतिहास के पन्नों को दोबारा पलटते हुए और आप तक इतिहास की जानकारी पहुंचाएंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्राइम टीवी।